Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, પદ્મજ એકેડમી નવસારી. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારો નમસ્કાર. आज हम 11th स्टैंडर्ड सेम 1 का यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसके बारे में पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो चैप्टर है उसे मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा और उसमें कौन कौन सी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है और ग्रेजुअली उसमें क्या क्या डिस्कवरीज होती है और लास्ट में कहाँ तक पहुंचते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन कौन से पॉइंट इस चैप्टर में हम समझेंगे. तो यहाँ पे पहले डिस्कवरी होती है. पहले तो एटम में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन के बारे में है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो दिखाई गई है. उसके बाद थॉमसन, रुथरफोर्ड एंड बोर के एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हमें दिया गया है. उसके बाद अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हम. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थियरी पढ़ेंगे. एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे और एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझेंगे. उसके बाद डी ब्रोगली रिलेशन एंड हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझेंगे. उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स के टर्म्स में. उसमें हाफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो and I will explain line wise the topics that are important to understand. यहाँ से शुरू होता है. The existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers. इंडिया के जो फिलोसोफर्स थे और ये ग्रीक के जो फिलोसोफर थे वहां से एटम के बारे में हमें समझाया गया है. सोचोगे 400 बीसी इसको क्राइस्ट 400 बीसी से बातें चल रही है, सब इस पे रिसर्च चल रहा है. एटम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के लिए टोमियो, उसका मतलब क्या होता है? अनकटेबल या नॉट डिविजिबल. ओके. उसके बाद 1808 में जॉन डेल्टन थे, उन्होंने उसके बारे में अपने जो पोस्टुलेट से अपनी राय रखी थी. चलो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अभी जो एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वो कैसे डिस्कवर हुए वो पहले स्टडी करेंगे. डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे लिखा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. जैसे दो एक ही चार्ज है तो वो क्या करेंगे? लाइक चार्जेस रिपेल, एक दूसरे से दूर जाएंगे. एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो अनलाइक चार्जेस है
जैसे प्लस और माइनस है तो अट्रैक्ट होगा, और प्लस प्लस होगा तो रिपेल होगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से शुरू हो रही है? तो 1830 के में माइकल फैराडे so that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट के में से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, केमिकल रिएक्शन अकर एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrode। तो उसमें क्या होता है? लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे कुछ मैटर्स इकट्ठा होंगी, नहीं तो वहां से कुछ अलग होगी, लिबरेशन होगा या डिपोजिशन होगा। तो फैराडे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की थियरी दे रहे हैं। उसके बाद 1850s many scientists mainly Faraday began to study electrical discharge in a partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tube, CRTB जिसे बोलते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में उन लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की स्टडी स्टार्ट की, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ये नाम आपको याद रहेगा, जैसे कैथोड के रे हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब मतलब कैथोड रे डिस्चार्ज हो रहे हैं। stream of particles moving in the tube from a negative electrode cathode to the positive electrode anode। अभी यहाँ पे याद क्या रखना है हमें, जो कैथोड होता है उसका चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोला जाएगा उसको, और एनोड जो होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। दीज आर कॉल्ड कैथोड रे, जो कैथोड से रे निकल रहे थे उसे क्या बोला गया? कैथोड रे बोला गया, या कैथोड रे पार्टिकल्स बोला जाएगा। और एक प्लेट रखते हैं उसको देखने के लिए, तो वो है आपका जिंक सल्फाइड। ठीक है, फॉस्फोरसन मटेरियल है। A bright spot is developed on the coating। तो ये जो सब चीजें है उसको हम फिगर से समझेंगे। यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये हमारा कैथोड है जिसका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दिखाया है, और एनोड हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो कैथोड रे मतलब क्या होता है? जब करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो यहाँ से रेज निकल के किस तरफ जाती है? एनोड की तरफ जाती है। मतलब डेफिनेटली इसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ही ये नेगेटिव चार्ज है वाले जो पार्टिकल्स है वो किसकी ओर जाएंगे? प्लस, मतलब एनोड की ओर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो जो कैथोड से निकल रहा है इसके मतलब इसका नाम क्या रख दिया? कैथोड रेज, मतलब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है ये पूरा, कैथोड रेज है। ठीक है, और अब पता कैसे चलेगा कि इस तरफ कुछ रे जा रहे हैं? तो उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे फ्लोरोसन कोटिंग का मटेरियल रखा गया, वो है आपका जिंक सल्फाइड। जैसे ही रेज यहाँ से निकलते हैं, कैथोड रेज, ठीक है, वो यहाँ से होल में से निकल के यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं, तो यहाँ पे स्पार्क होगा। यहाँ पे लिखा है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड। एनोड जो है वो परफोरेटेड है, परफोरेटेड मतलब उसको होल है, एनोड में क्या है? होल रखा हुआ है जिससे रेज पास हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड जो फ्लोरोसन मटेरियल है उसके ऊपर स्पार्क होगा, मतलब पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ रेज पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे हैं। चलो, इस तरह से कैथोड रे डिस्कवर हो गए और पता चल गया कि कैथोड रेज में क्या होता है, वो समझेंगे उसको। स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, मतलब कैथोड से निकल रहे हैं तो उसे कैथोड रेज भी बोला जाएगा, इसलिए आर नॉट विजिबल। कैथोड रेज है मतलब स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, कैथोड से निकल रहे हैं, आर नॉट विजिबल। ठीक है, ऐसे तो हमें विजिबल आंख से दिखेंगे नहीं,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो मटेरियल है फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाना पड़ेगा एक साइड पे, कि जहाँ पे वो रेज अपना टारगेट बना रहे हैं, जहाँ पे आ रहे हैं, जिस पे गिर रहे हैं। ठीक है, जो तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लो होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई रे रिलीज हो रहा है। ठीक है, जो हमारे टेलीविजन पिक्चर जो होता है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब जो होती है, उसमें भी कैथोड रे ट्यूब, उसमें भी कैथोड रे ट्यूब यूज होती है। ठीक है, उसके बाद है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिस रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अगर फील्ड हम नहीं रखेंगे तो वो जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसको अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम इसके आस पास रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिमिलर टू उसके जो बिहेवियर है, कैथोड रे का जो बिहेवियर है, सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसी के जैसा बिहेवियर किसका है, कैथोड रेज का है। तो उससे क्या सजेशन मिलता है हमें, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या बोला जाएगा उसे, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि उसका बिहेवियर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसा है। ठीक है, और डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो गैस कौन सा भी है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी गैस हो एक तरह के ही रहेंगे, या मटेरियल कोई भी इलेक्ट्रोड यूज करो वो भी सेम ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम, सभी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, चलो उसके आगे पढ़ेंगे हम अभी चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। अभी जे थॉमसन मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना है वो निकाला, टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसके हिसाब से उसने कुछ कैलकुलेशंस किए, जिसको यहाँ हम समझेंगे। तो उसने क्या निकाला है यहाँ पे इक्वेशन टू, और जो फॉर्मूला है इक्वेशन 2.1 को समझेंगे। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मास इलेक्ट्रिकल चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके हिसाब से वो एक फिगर पे आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो किस में करेंगे मेजर, कूलम में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कूलम है। और जो मास है आपका एमई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, वो केजी में मेजर कर रहे हैं हम। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कूलम। तो कितना मिल रहा है वो, कैलकुलेशन के हिसाब से 1.758820 टाइम्स 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन केजी में इतना मिल रहा है। तो इसके हिसाब से आगे स्टडी किया तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, अभी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा तो वो ट्राई किया निकालने के लिए। उसमें कौन है, आर ए मिलिकन, आर ए मिलिकन का एक्सपेरिमेंट है। डिवाइस द मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उससे उन्होंने कैलकुलेशन किया और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो वो उसने कितना निकाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू बी कितना है यहाँ पे -1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया और हमारे पास आगे जे थॉमसन के हिसाब से टोटल चार्ज किलोग्राम का चार्ज था हमारे पास, केजी में हम काउंट कर रहे थे, उसका चार्ज था 1.758820 टाइम्स 10⁻11 कूलम पर केजी। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल रहा है 1.602176 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा हमें, इसके हिसाब से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है 9.1094 टाइम्स 10⁻⁻13 kg, इतना हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसमें दो चीजें हमें मिल रही है, एक तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास मिल रहा है। यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब दिखाई गई है हमें। फ्लोरोसेंस स्क्रीन है, मैग्नेट है, कैथोड टू एनोड। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम समझेंगे। चलो, तो क्या हो गया कि कैथोड रेज तो हमें मिल गए, तो अभी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स मिल गए। अभी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं उसको कैसे ढूंढा जाए। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays। तो उसकी कैनल रेज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे हम समझेंगे उसको कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। जैसे कैथोड रे ट्यूब है, ये यहाँ पे ये कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, ठीक है। तो जब क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो H+ होगा मेरा और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होंगे, H+ होगा। तो कैथोड का, एनोड का चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाएंगे, कैथोड तो एनोड की ओर जाएंगे, और जो प्लस है हाइड्रोजन, जो प्लस रह गया है प्रोटॉन, वो किसकी तरफ जाएगा, वो हमारा कैथोड की तरफ जाएगा। तो ये जो रेज है उसको हम बोलेंगे कैथोड रेज कहते हैं हम इसे, कैथोड रेज। और इसको क्या बोला जाएगा, कैनल रे, अभी बोल रहे हैं कैनल रेज, ओके। यहाँ पे कैनल रेज। चलो, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Unlike cathode rays,
अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, जो गैस कैसा है उस पर डिपेंड करेंगे। हाइड्रोजन H2 गैस है, हीलियम है, ठीक है, कौन सा भी गैस है, वो नियॉन है, कौन सा गैस है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, बिकॉज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है, ये सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है। The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that observed for electron और कैथोड रेज। कैथोड रेज में जो बिहेवियर आ रहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, उससे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, जो कैनल रेज है उसका बिहेवियर ऑपोजिट रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इट इज ऑब्वियस। पॉजिटिव आयन was obtained from hydrogen and was called proton। तो हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव आयन मिला उसे क्या बोला गया, प्रोटॉन, ठीक है। तो उसकी डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की इस तरह से। उसी तरह से चैडविक, ठीक है, तो उसका नाम याद है, चैडविक 1932, by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particles को बॉम्बार्ड किया गया बेरिलियम पे। when electrically neutral particles, तो कौन से पार्टिकल्स बाहर आए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स having mass slightly greater than that of प्रोटॉन से जिसका मास थोड़ा ज्यादा था, were emitted। he named these particles न्यूट्रॉन। तो उसने क्या, उस पार्टिकल्स का नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने क्या डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन। चलो अब एटॉमिक मॉडल के और आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड दिखाई गई है। तो उसने जो चार्ज ढूंढ निकाला था इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब Q ऑन द ड्रॉपलेट, जो ड्रॉप उसने निकाले, यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये बहुत सारे, यहाँ पे चार्ज प्लेट है ये पॉजिटिव, और ये यहाँ पे चार्ज प्लेट नेगेटिव, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे एक्सरेज इस पे ऊपर गिराया जा रहा है, और टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो उसने देखा कि ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज Q ऑन द ड्रॉपलेट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर में होना चाहिए, इंटीजर में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, Q इज इक्वल टू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल एंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब E रहेगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप लगा एक्सपेरिमेंट है। चलो तो यहाँ पे इसको हमें कुछ चीजें इसमें याद रखनी है, जैसे इलेक्ट्रॉन का सिंबल E रहेगा, और जे थॉमसन, डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन, ठीक है। और न्यूट्रॉन की चैडविक है, और प्रोटॉन के बारे में कहा जाता है कि गोल्डस्टेन, ठीक है। गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन डिस्कवर कर लिए थे पॉजिटिवली चार्ज।
गोल्डस्टीन यार रुथरफोर्ड पे भी जाता है इसका, ठीक है। H+ तो गोल्डस्टीन ने फाउंड कर लिए थे, लेकिन उसका नाम जो है वो रुथरफोर्ड ने रखा था इस तरह से कुछ। प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N, उसका चार्ज है कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने देख लिया है। आगे मिलीकन से -1.602176 टाइम्स 10⁻⁻19, ठीक है। रिलेटिवली चार्ज -1 बोलेंगे, प्रोटॉन का +1 बोलेंगे, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, 0। मास किलोग्राम में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का है मास 9.109382 टाइम्स 10⁻⁻31, ठीक है। मास पर यूनिट में लिखेंगे तो उसके लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का 0.00054 अप्रोक्सीमेटली 0, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1। ऐसे प्रोटॉन का मास दिया है और न्यूट्रॉन का मास दिया है यहाँ पे। चलो अभी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे हम। जे थॉमसन 1898। तो क्या बता रहे हैं वो? प्रपोज दैट एन एटम possesses a spherical शेप होना चाहिए, उसका रेडियस दिखाया गया है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम्बेडेड होने चाहिए। मतलब उसने अपने जो थियरी है उसको क्या नाम दिया था? प्लम पडिंग होगा, या रेजिन पडिंग बोलो, या वाटरमेलन बोलो, ठीक है। जो पॉजिटिव स्फीयर है पूरा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। मतलब वाटरमेलन के हिसाब से वो ये समझा रहे थे कि जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन जो होता है उसका जो रेड पोर्शन है, ठीक है, तो वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पे, पॉजिटिव चार्ज, और उसी के अंदर जो सीड्स है उसके, ठीक है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से कुछ वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है उसको। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। जो मास है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा बोला है यहाँ पे, ठीक है। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, एटम का जो मास होता है, इज अज्यूम्ड, उसको भी ऐसे अज्यूम किया गया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सभी जगह मास होना चाहिए। चलो उसके बाद कुछ रेज डिस्कवर होते हैं, उसको देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे रोंजन, when the electron strike a material in the cathode ray tube produce rays which can cause fluorescence in the fluorescent material placed outside the cathode ray। So since Rontgen did not know the nature of the radiation, he named them X-ray। तो उसने क्या ढूंढ निकाला? X-ray ढूंढ निकाला यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब है ये, तो यहाँ पे कैथोड और एनोड होता है। तो इस तरह से जो रेज जा रहे हैं वो कैथोड रेज है, लेकिन यहाँ पे यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो बाहर आ रहे हैं,
तो उसने इसको बाहर जो रेज आ रहे हैं उसको स्टडी किया और उसका नाम क्या रख दिया, उसने कोई नाम नहीं मिला तो एक्स रेज बोल दिया। तो अभी भी वो एक्स रेज की तरह ही इसका नाम चल रहा है, एक्स रेज, रंजन। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हेनरी बेकरल ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं विच एमिट रेडिएशन, जो रेडिएशन निकालते हैं ऑन देयर ओन, खुद से ही, एंड नेम्स दिस फेनोमेनन, जो ऐसे घटना है उसको क्या बोला उसने, रेडियो एक्टिविटी। एंड उस जो एलिमेंट्स है जो रेडिएशन निकालते हैं उससे क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, से रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला गया। उसके बाद मैरी क्यूरी और सब ने उसको एक्सपेरिमेंट किया और 3 काइंड्स ऑफ रे, और 3 तरह के रे को डिस्कवर कर दिया गया, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। रुदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेज, और रुदरफोर्ड ने क्या देखा कि अल्फा रेज जो होते हैं हाईली हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। अब हमें पता है 4 यूनिट एटॉमिक मास किसका है, he concluded that alpha particles are helium, ठीक है, क्या है, हीलियम है जिसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब He2+, ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल जाए तो क्या बन जाता है, वो हीलियम गैस बन जाता है। बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज, अभी ये अल्फा हम ले लेते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा लेते हैं और एक्स रेज ले लेते हैं, एक्स रेज। तो अल्फा, बीटा और गामा एंड एक्स रेज, ठीक है। तो अल्फा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और एक्स रेज एंड गामा रेज क्या होते हैं, ये दोनों इनके न्यूट्रल होता है, इनमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन पेनेट्रेशन पावर इसका हाई होता है, हाई। यहाँ पे देखो पेनेट्रेशन पावर सबसे हाई किसका है, गामा पार्टिकल्स का, हाई पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेटिंग पावर, और यहाँ इसका कितना होता है, लेस होता है, इसका इन बिटवीन अल्फा एंड गामा। चलो उसके बाद रुथरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रुथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में समझेंगे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं उसे, अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया जाता है। तो यहाँ पे रुथरफोर्ड ने क्या किया है, अल्फा पार्टिकल्स, सोर्सेस ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, लेड से जाने दिया, और यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखी है, तो ज्यादातर पार्टिकल सीधे ही निकल जाते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स तो सब तो ऐसे निकल ही जा रहे हैं पीछे, लेकिन जो यहाँ बीच में कुछ लग रहे हैं ये, तो ये क्या से होता है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल। तो उसने क्या, उसके हिसाब से उसने ऑब्जर्व क्या किया और उसके हिसाब से कंक्लूजन क्या निकाला वो देखेंगे हम। चलो, तो यहाँ पे क्या है उसका क्या ऑब्जर्व किया है वो देख लेते हैं पहले। ऑब्जर्व क्या कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास, ज्यादा पास हो जा रहे हैं, स्मॉल फ्रैक्शन
आर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे 1, और 180 डिग्री में बाउंस बैक कितने कर रहे हैं, एक ही करेगा, कितने में, 20,000 में बाउंस बैक पूरा। ठीक है, ये सब उसने ऑब्जर्व कर दिया। तो कंक्लूजन क्या निकाला उसके ऊपर से, कंक्लूजन निकाल रहा है रुथरफोर्ड, मोस्ट ऑफ द स्पेस, तो क्या होता है, ज्यादातर स्पेस क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, तभी तो ज्यादातर पार्टिकल यहाँ से निकल जा रहे हैं। ठीक है, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनरमस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। ठीक है, जो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, और पूरा पॉजिटिव चार्ज होना नहीं चाहिए, पूरे में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ ही पॉजिटिव होगा सिर्फ इतने में। ठीक है, और पॉजिटिव ही क्यों होगा, क्योंकि सेम जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज के लाइक चार्जेस रिपेल। तो अल्फा पार्टिकल्स जो ऑलरेडी पॉजिटिव है चार्ज वाले, वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ रिपेल होंगे, तो उसके हिसाब से डिफ्लेक्ट होंगे। और न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम के हिसाब से न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा। रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट, रेडियस कितना होगा, अगर 10 टू द पावर -10 मीटर होगा, while that of nucleus is, the nucleus कितना होगा, 10 टू द -15 मीटर होगा, मतलब 10 लाख टाइम्स न्यूक्लियस छोटा होगा किससे, एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि न्यूक्लियस जो हमारा होता है वो एटम से कितना छोटा हो, 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये रुथरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर से कंक्लूजन निकाला है सब। तो उसके अभी ड्रॉबैक देख लेते हैं हम इसी वीडियो में, ड्रॉबैक्स के बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे, और जो दूसरे पॉइंट है वो बाद में लेंगे, दूसरे पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप ये वीडियो में रुथरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हम देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल, तो उसका मॉडल एक तो कैसा है, जैसे सोलर सिस्टम जैसा हमें दिखाया गया है। ठीक है, सोलर सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है कि भाई बीच में न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है मतलब वो सन है, और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो सोलर सिस्टम के प्लैनेट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब ग्रेविटेशन की बात करें, प्लैनेट की बात करें, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, मास है, r क्या है, डिस्टेंस है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है, इस तरह से हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, द सिमिलैरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, एक डिफाइंड ऑर्बिट में घूमने चाहिए। तो उसके हिसाब से एक कूलम फोर्स दिया गया है, वो कितना होना चाहिए, कूलम फोर्स के हिसाब से के Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो Q1 और Q2 क्या है, चार्जेस है, R आपका है डिस्टेंस सेपरेशन, एंड K क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी कैसे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम क्या है, ये थियरी सक्सेसफुल नहीं रही, मतलब ये जो जस्टिफिकेशन रुथरफोर्ड दे रहा है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सवेल थे
मैक्सवेल ने जो थियरी दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, उसके हिसाब से क्या है, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ेंगे। तो दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लेनेट, प्लेनेट में वो नहीं होता, सिंस दे आर अनचार्ज, वो क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं, मतलब प्लेनेट में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल से, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस है हमारा और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ऐसा है तो ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, तो ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और धीरे धीरे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन शोज दैट द इट शुड टेक द इलेक्ट्रॉन ओनली, कितना टाइम लगना चाहिए, 10⁻⁻8 सेकंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, और धीरे 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 करके अगर वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी और वो अट्रैक्ट होता रहेगा पॉजिटिव की ओर, ठीक है। तो ये सब चीजें रुथरफोर्ड नहीं समझा पा रहे थे। रुथरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम स्टेबल कैसे है, ठीक है, वो समझा नहीं सके। कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस, अगर हम कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में, चलो घूम नहीं रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और घूम नहीं रहा है, अभी समझे, इफ द इलेक्ट्रॉन्स वाज स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी समझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है हमके, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द dense nucleus and the electron would pull the electrons towards the nucleus, वो भी उसे न्यूक्लियस की ओर खींचेगा to form a, तो ये जो अगर थियरी देते हैं अगर, तो वो किसके हिसाब की तरह, किसकी थियरी के जैसे हो जाएगा, थॉमसन की थियरी के जैसे हो जाएगा, ठीक है, अगर उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी थियरी जो अगर रखी जाए तो इस तरह से रुथरफोर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे वहां पे, इलेक्ट्रॉन एटम स्टेबल कैसे है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वो भी नहीं दिखा पा रहे, और इससे नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो भी उसमें दिखाया नहीं गया है, एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताया गया नहीं है। तो ये क्या हुए, ड्रॉबैक्स ऑफ रुथरफोर्ड। So I hope you have understood the concepts that were explained to you, and this is my first video of structure of atom. I will make the another video from the points that we will learn. Okay, I hope you have understood all the topics. So if you have liked my teaching, then subscribe my channel, share it, press the bell icon so you get the notification as soon as I will upload the next video, and write a positive comments. Thank you very much.